हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसको सिजविक और लारी ने दिया था। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वास्तव में क्या है? यह उपसहसंयोजी यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड के स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व के बारे में बताता है कि उपसहसंयोजी यौगिक क्यों बंध बनाते हैं, वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। तो सिजविक और लारी जिन्होंने इस चीज़ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को दिया था, इनका कहना था कि जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं उनमें जो लिगेंड होता है वह किसी सेंट्रल मेटल एटम अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उसको जब केंद्रीय धातु परमाणु ग्रहण कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो ग्रहण करने के बाद जो भी हमारे पास सेंट्रल मेटम एटम होते हैं अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु, उसके पास यदि टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनों की संख्या की जैसा हो जाए, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जो भी हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहेगा वो स्थायी रहेगा अर्थात स्टेबल रहेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड रहते हैं उनमें यदि हम लोग सेंट्रल मेटल एटम की कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, तब वह यदि जो 18वें समूह होते हैं, 18वें समूह के जो हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अर्थात क्रिप्टॉन जैसे, जिनान जैसे या आर्गन जैसे, तो उस टाइप की यदि उनके पास इलेक्ट्रॉन की अवस्थाएं बन जाती है अर्थात इनर्ट गैस या आखिरी गैस जैसा, तो उस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं या प्रभावी परमाणु संख्या क्या होता है? किसी भी उपसंयोजक यौगिक का प्रभावी परमाणु संख्या क्या है? तो प्रभावी परमाणु संख्या वास्तव में जो भी केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाने और साथ में लिगेंड द्वारा जो इलेक्ट्रॉन उसको दिया जाता है, उसको ग्रहण करने के बाद जो कुल इलेक्ट्रॉन उसके पास बचते हैं, उसको बोला जाता है वो उस जो कंपाउंड होता है या फिर केंद्रीय धातु परमाणु, उसका प्रभावी परमाणु संख्या, जिसको सूत्र रूप में इस तरीके से दिखा सकते हैं। जेड जेड अर्थात जो भी हमारा केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा अर्थात सेंट्रल मेटल एटम, उसका परमाणु क्रमांक माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है वास्तव में? ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर घात होते हैं जो कि वो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है उसकी जानकारी देता है टोटल जब कंपाउंड होते हैं उसमें। ठीक है, तो ये वही है कि कुल किसी तत्व के द्वारा जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन उसने त्याग दिया है और साथ में कितना इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया है, उसके बाद उसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, उसको कहा जाता है प्रभावी परमाणु संख्या प्लस 2 गुणा समन्वय संख्या। समन्वय संख्या मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उस चीज़ को बताता है। तो समन्वय संख्या से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी केंद्रीय धातु परमाणु रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और उसके परमाणु क्रमांक से उसको घटा देंगे, इसको और इसको जोड़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग निकाल पाएंगे प्रभावी परमाणु संख्या। तो उम्मीद है सामान्य रूप से थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि जो सिजविक और लारी है उनका थ्योरी ये कहता है कि जो भी उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं वो वास्तव में बंध इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है वह अक्रिय गैस वाला स्थिति अर्थात इनर्ट गैस वाली स्थिति में पहुंच जाता है, उनका जो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह, और वो स्थायी हो जाते हैं। ठीक, अब अब इनके नियम की यदि बात करें प्रभावी परमाणु संख्या, तो ये स्पेशली बनाया गया था इनके लिए, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कार्बोनिल अर्थात जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, इस टाइप के कंपाउंड के लिए, लेकिन कुछ कुछ दूसरे कंपाउंड पर भी काम करता है स्पेशली, लेकिन ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए बनाया गया है। अब इनका नियम क्या था कि यदि कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसका प्रभावी परमाणु संख्या अर्थात इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि इस सूत्र के माध्यम से इस तरीके से जो निकालते हैं, इसको अभी सीखेंगे भी, उसका मान यदि अक्रिय गैस अर्थात इनर्ट गैस के जैसा हो गया तो हम लोग मानेंगे कि जो भी उपसंयोजी यौगिक है वो स्थायी अर्थात स्टेबल रहेगा। और यदि मान लो नहीं आता है अक्रिय गैस जैसे, जैसे ये नीचे वाला कंडीशन, तो हम लोग मानेंगे वो अस्थायी है अर्थात अनस्टेबल है। और स्टेबल बनने के लिए क्या करेगा? यदि एक आध दो इलेक्ट्रॉन कम पड़ते रहेंगे अक्रिय गैस जैसे पहुंचने के लिए एक आध दो इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, तो दोनों कंडीशन हो सकते हैं। यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो अधिक इलेक्ट्रॉन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन को खो के वो वापस किसकी स्थिति में, अक्रिय गैस वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। और यदि उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो दो कंडीशन अपना सकता है, एक या तो बाहर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या फिर दूसरा कर सकता है कि वो डाइमर बना ले। डाइमर मतलब दो जो यौगिक हैं आपस में जुड़कर एक बड़ा यौगिक बना ले। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, अब इसका मुझे मान लो क्या निकालना है, प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक, अब इसमें यदि बात करूं इस सूत्र के हिसाब से, तो जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। यदि मैं परमाणु क्रमांक की बात करूं तो जो निकिल होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 28 माइनस, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर। यदि मैं इस निकिल के ऑक्सीकरण अंक की बात करूं तो इसका यदि मुझे निकालना है इस कंपाउंड में पहला वाले में, तो ये देखिए ये है कार्बोनिल। कार्बोनिल होता है उदासीन लिगेंड अर्थात न्यूट्रल टाइप का, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते हैं। इस कारण निकिल का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कैसा हो जाएगा? 0।
इसको हमने पहले लेक्चर में भी सीख रखा है कि ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा जरूर देखें, वहाँ से ऑक्सीकरण अंक आप हर एक के निकाल पाएंगे। उसके बाद क्या है, प्लस, प्लस का निशान लगा लो। दो, दो का गुणा करना है, गुणा समन्वय संख्या। समन्वय संख्या मतलब इस निकिल को कितने डोनर डोनेट कर रहे हैं उनकी संख्या। तो देखिए 4 लिखा है, ये कार्बोनिल में ऑक्सीजन डोनर होता है, तो ये और डोनर कितने डोनेट करता है, एक जो लिगेंड होता है वो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको लोन पेयर या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी कहा जाता है, ठीक है। इस हिसाब से मेरे पास कितना है, 4 है, तो 4 का गुणा कर रहा हूँ। ये 2 क्यों गुणा कर रहे हैं, 2 इसलिए गुणा कर रहे हैं क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो लुईस बेस की तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, डोनेट करते हैं, इस कारण हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं सूत्र में, ठीक है। तो ये 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन ये निकिल ग्रहण करेगा, लेकिन 0 इलेक्ट्रॉन क्या है, ये खोएगा। अब इस तरीके से देखिए प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो गया, 28, और ये हो जाएगा 8, 28 प्लस 8, 28 के बाद 29, 30 और ये 36, 36, ठीक है। 36 कौन सा अक्रिय गैस का परमाणु क्रमांक होता है, ये 36 होता है। छत्तीस होता है क्रिप्टॉन का, ठीक है। तो ये जो इस तरीके से मतलब निकिल CO4 के रूप में इसलिए है क्योंकि ऐसा करने से ये जो निकिल होता है इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो अक्रिय गैस जैसा होगा, किसके जैसा, क्रिप्टॉन के जगह 36। इस कारण ये क्या है, स्थायी है या स्टेबल है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ लिए होंगे। दूसरा देखिए इसमें निकाल के देखते हैं क्रोमियम का प्रभावी परमाणु संख्या या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। यहाँ यदि देखें क्रोमियम का, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक, माइनस ऑक्सीकरण अंक निकालिए, इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे आएगा 0, क्यों, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है इसका ये एक उदासीन लिगेंड है और इसमें यदि 0 रखेंगे तो इसका जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो भी 0 आएगा। इस तरीके से यहाँ पे रख रहे हैं 0 प्लस 2 गुणा, ये यहाँ पे कितने हैं मेरे समन्वय संख्या इसके क्रोमियम के 6, तो ये 6, तो 6 दूनी हो गया 12। इस तरीके से 24 और 12 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 36। ये भी किसके जैसा, क्रिप्टॉन के जैसा, ठीक। तो यहाँ जितना सारा चीज़ पढ़ा है वो इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। प्रभावी परमाणु संख्या का अर्थ है कि किसी भी उपसंयोजी यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा कुल इलेक्ट्रॉन त्यागने और लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद खुद के पास जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उनकी कुल संख्या को क्या बोल रहे हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। यदि ये संख्या इस तरीके से अक्रिय गैस जैसे स्थिति में आ जाता है तब हमारा ये जो कंपाउंड है वो स्थायी है, और यदि नहीं आता है तो कंपाउंड अस्थायी है। नहीं आएगा तो क्या होगा, मान लो ये 36 की जगह 35 आता तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता एक, ताकि वो बन जाता 36, और मान लो ये 36 की जगह 37 रहता तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, जिससे क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागता तो फिर से 36 बन जाता। तो इस तरीके से ये अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, ठीक। इस ये जो कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए इसमें आयरन Fe6 4 माइनस, यहाँ पे इसका यदि देखें प्रभावी परमाणु संख्या इक्वल टू आयरन का होता है परमाणु क्रमांक 26 ऋण, इसका यदि ऑक्सीकरण अंक निकालें तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस साइनाइड होता है इसका -1 होता है तो ये हो जाएगा -6, और ये -4, 6 में से 4 गया कितना, 2, तो ऑक्सीकरण अंक ये जो आयरन है इसका यहाँ पर 2 आएगा। कैसे निकाल रहे हैं, देखिए जिसका हमको ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको हम लोग x मानते हैं, आयरन को x मानेंगे, प्लस साइनाइड ऋणात्मक लिगेंड है -1 × 6 इक्वल टू, जो ये घात लगा रहता है इसको इधर बाहर रखते हैं, x - 6 इक्वल टू -4, जो ऐसा निशान है वो, और ये -6 इधर जाके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, +2। तो ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे आयरन का जिसको हमने क्या मान रखा है x, वो क्या हो जाएगा +2। तो इस तरीके से ये 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ +2 लिखूंगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। इस तरीके से डायरेक्ट क्या कर दिया मैं, 2 कर दिया। उसके बाद क्या है, 2 गुणा समन्वय संख्या धन 2, समन्वय संख्या कितना है, 6। समन्वय संख्या का अर्थ है कि इस केंद्रीय धातु परमाणु अर्थात सेंट्रल मेटल एटम को कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे 6 है और एक से कितना मिल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा एक लिगेंड से। तो इस तरीके से 6 दूनी 12, 26 में से 2 गया कितना आया, 24 धन 12, इस तरीके से क्या हो जाएगा ये 36। ये भी किसके जैसा आ गया, क्रिप्टॉन के जैसा। तो उम्मीद है चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं। इसके अलावा इसी को 18 इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल। 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल इसलिए कहते हैं कि जैसे इनको यदि हम लोग निकालेंगे 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो निकिल के यदि देखें तो निकिल के आउटर में स्थिति देखूँ तो 3d8 होता है और क्या होता है 4s2, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स मतलब ये आउटर के इलेक्ट्रॉन का को इसके लिगेंड के साथ जोड़ते हैं, कैसे, 18 इलेक्ट्रॉन
जैसे एक तो ये हम नॉर्मल वे से कर रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स इस आधार पर बोलते हैं। आउटर का इलेक्ट्रॉन लेना है और साथ में कितना लिगेंड डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। जैसे देखिए 8 2 10 हो गया, आउटर का इलेक्ट्रॉन निकल के पास कितना है 10 है, धन कितना डोनेट कर रहा है 4, और एक कितना डोनेट करेगा 2, तो 4 दूनी 8। इस तरीके से 18 इलेक्ट्रॉन्स लोड, 18 इलेक्ट्रॉन्स मतलब अंतिम समूह के जैसा अपना क्या बनाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला स्थिति बनाएगा। जब ये आ जाएगा तो इस आधार पर भी इसको हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या ना बोल करके ये 18 इलेक्ट्रॉन्स नोड भी कहा जाता है। वैसे ही इसके यदि याद करें, क्रोमियम का होता है 3d5 आउटर में और 4s1, तो 5 और 1 6 हो गया, और ये 6 1 से 2, तो 6 गुड़ी 2 करेंगे तो 6 दूनी 12, तो 6 धन 12। तो इस तरीके से ये भी क्या आ जाएगा 18। ये 6 कहाँ के आ गया, ये 5 और 1 6 हो गया क्रोमियम के केस में आउटर इलेक्ट्रॉन, और 12 कहाँ से आया, प्रत्येक लिगेंड से 2, और टोटल 6 लिगेंड है, 6 दूनी 12। वैसे इनमें भी निकाल सकते हैं। आयरन का आउटर यदि देखेंगे आयरन का, तो ये हो जाता है 3d6 और 4s2, तो 6 2 कितना हो गया 8 आउटर में, प्लस ये 1 से 2 है, 6 गुणा 2 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 12, तो 12 6 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नियम के हिसाब से इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। सब में 18 इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, अर्थात 18वें समूह जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनका होना चाहिए। और सबसे सरल ये तरीका है जिसको हम लोग अभी कर रहे थे। ठीक है, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए, फिर एक दो और उदाहरण देखते हैं, फिर ये अपने टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं, MnCO5। इसके द्वारा आपको ये पता चलेगा कि डाइमर क्यों बनाते हैं और साथ में इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो इलेक्ट्रॉन कैसे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, इसमें यदि हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या देखें MnCO5 में, मैंगनीज का होता है 25 माइनस ऑक्सीकरण अंक यदि देखें तो इसका हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि जो कार्बोनिल होता है CO, ये एक उदासीन लिगेंड है और इसका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0। प्लस एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन जाता है 2, टोटल कितने हैं 5 है, तो ऐसे 5 दूनी 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35। अब 35 हो गया तो ये क्या हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब अस्थायी होगा। हमने पीछे नियम पढ़ा है कि स्थायी बनने के लिए क्या है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन इसको ग्रहण करें, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं, इस कंपाउंड को ग्रहण कराएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा MnCO5, और ब्रैकेट के बाहर ये माइनस, माइनस करने से क्या हो गया 35 की जगह ये हो गया 36। ये पहला, इस कारण ये स्टेबल अप कंपाउंड बनाएगा ग्रहण करके। दूसरा कंडीशन हो सकता है डाइमर बना ले। डाइमर मतलब ये 2 अणु आपस में जुड़ जाएं, और जुड़ जाएं तो डाइमर को कहा जाता है द्विलक। इससे ये स्थायी हो जाएंगे। कैसे, Mn2 और ये CO5 की जगह हो जाएगा CO10। अब ये कैसे बनेगा, ये इस तरीके से एक मैंगनीज दूसरे मैंगनीज से ऐसा जुड़ा रहेगा, ऊपर नीचे दोनों साइड पे ऐसे कार्बोनिल 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 कार्बोनिल, 1 2 3, कार्बोनिल 1 कार्बोनिल 2 कार्बोनिल 3, इस तरीके से 3 2 5, 5 इधर और 5 इधर। इस तरीके से कंपाउंड बना के स्थायी बन जाता है। अकेले में अस्थायी रहता है, लेकिन 2 हो जाते हैं तो स्थायी हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी कंपाउंड रहेंगे स्थायी बनेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे या फिर टाइमर बना पाएंगे। नेक्स्ट इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। इसका यदि हम लोग प्रभावी परमाणु संख्या देखें, स्पेशली ये नियम बनाए गए हैं इस टाइप से कार्बोनिल के लिए। ये यहाँ कार्बोनिल नहीं है, ये कोबाल्ट है। देखिए ऑक्सीजन छोटा लिखा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये दोनों बराबर है। ठीक है, वो कार्बोनिल है और ये कोबाल्ट। इसके यदि देखें तो परमाणु क्रमांक होता है 27 माइनस इसका ऑक्सीकरण अंक यदि निकालें तो ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो इस ये उदासीन लिगेंड है तो ये तो हो गया 0 चार्ज वाला, और इसके ऊपर 3 है तो ऑक्सीकरण अंक इसका निकल जाएगा +3। ठीक है, प्लस एक लिगेंड से 2 इलेक्ट्रॉन इनटू ये 6 है संख्या में इसलिए 6, तो 6 दूनी 12। 27 में से 3 गया और साथ में 12 जोड़ना है। 27 में से 3 गया 24, तो 24 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36। किसके जैसा, क्रिप्टॉन के जैसा। इसी को क्या बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। हमने पढ़ाई भी कि केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद और लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद जो कुल इलेक्ट्रॉन बचते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रभावी परमाणु संख्या। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के लिए अर्थात संयोजकता बंध सिद्धांत उपसहसंयोजी यौगिकों के लिए पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की बात करेंगे और उसको डिटेल पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन से संकरण होते हैं और किस तरीके से ज्ञात करते हैं। थैंक यू।